1971 से लेकर 1999 तक इंडिया के 16 हवाई जहाज को हाईजैक किया गया। जो भी शख्स इन हवाई जहाज को हाईजैक करता हमेशा से अजीबोगरीब मुतालबात करता, कभी कश्मीर की आजादी, कभी खालिस्तान की मांग, कभी इन मुजाहिदीन की रिहाई या कभी राम मंदिर की मांग। नाज़रीन, आज हमारे इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं है। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है कि एक पाकिस्तानी शख्स को रिहा करवाने के लिए इंडिया के हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया। The fact is that Pakistan has a vested interest in protecting Masood Azhar. तब 190 लोगों की जान बचाने के लिए हमें 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। वो 31 दिसंबर का दिन था और इंडिया में मातम बिछा हुआ था। और ये कहा कि अगर आप इस एक शख्स को छोड़ देंगे तो आपके तमाम मुसाफिर, तमाम इंडियन शहरी आपके मुल्क में वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, ये कौन शख्स है? आप इंडियन न्यूज चैनल पे हमेशा से एक नाम बार बार सुनते हैं, मौलाना मसूद अजहर। मसूद 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 मसूद, ये मसूद कौन है? Masood Azhar. मौलाना मसूद अजहर। Masood Azhar. नाज़रीन, जब इंडियन कौम ने, इंडियन हुकूमत ने, इंडियन रॉ एजेंसी ने, इंडियन फौज ने इस शख्स को रिहा कर दिया, इस शख्स ने ऐसे ऐसे काम से अंजाम दिए कि इंडिया उसके बाद पछताता है कि काश हम इस शख्स को रिहा ना करते। इस शख्स ने 19 अप्रैल 2000 को पहली बार इंडियन आर्मी के कैंप में घुसकर खुदकुश हमला किया। इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट में अटैक किया, इसके बाद पठानकोट का हमला हो, इसके बाद पुलवामा का वाकया हो। ये सारे मामले इस एक शख्स ने किए। नाज़रीन, आज हम आपको इस शख्स की कहानी बताते हैं। मसूद अजहर कौन है और मसूद अजहर को रिहा करवाने के लिए इंडियन एयरलाइंस को हाईजैक क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार अहमद। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के शहर काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उड़ान भरता है। मुसाफिर बड़ी खुशी से सफर कर रहे होते हैं कि 4:39 पे शाम 5 लोग तमाम मुसाफिर को बंदूक के जरिए यरगमाल बना लेते हैं। नाज़रीन, जहाज के अंदर जो मुसाफिर थे, इनमें से टोटल मुसाफिर 178 थे। इनमें से 150 लोग इंडियन थे और 28 लोग इंटरनेशनल लोग थे और 11 लोग हवाई जहाज के अमले के लोग थे। नाज़रीन, एक शख्स फौरन भागता है पायलट की जानिब और पायलट के सर पर बंदूक रखता है और कहता है कि अगर आपने इस जहाज को लाहौर की तरफ नहीं मोड़ा तो मैं आपके सर पर गोली मार दूंगा। नाज़रीन, पायलट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या वो हाईजैकर की बात मानता या अपने सर पर गोली खाता। नाज़रीन, पायलट ये फैसला करता है कि वो अपने हवाई जहाज का रुख लाहौर की जानिब मोड़ दे। कुछ मिनटों के बाद पायलट हाईजैकर को समझाता है और ये कहता है कि इस जहाज में इतना ज्यादा ईंधन नहीं है, अगर मैं इस जहाज को लाहौर की जानिब लेकर जाता हूं तो जहाज तबाह हो जाएगा, मेरे पास इतना ज्यादा ईंधन नहीं है। कन्विंस करता है बार बार पायलट हाईजैकर को। हाईजैकर बात नहीं मानता, लेकिन कुछ ही देर के बाद हाईजैकर बात मान लेता है। नाज़रीन, हाईजैकर पायलट को कहता है कि आप इंडियन हुकूमत से राब्ता करें, हमारे इस ईंधन का बंदोबस्त करें कि जहाज के अंदर आपने फ्यूल डलवाना है। इसके बाद 7 बजे बाकायदा तौर पे इंडिया के शहर अमृतसर में जहाज लैंड होता है। इंडियन हुकूमत ये फैसला करती है कि हमने एक ऐसा प्लान बनाना है कि हम इस जहाज के अंदर जो लोग, जो हाईजैकर हैं, इनको हमने मार गिराना है। ईंधन की गाड़ी बहुत देर से भेजते हैं और ये फैसला करते हैं कि हमने इन हाईजैकर को हलाक करना है। लेकिन नाज़रीन, जब हाईजैकर को ये फील होता है कि इंडियन हुकूमत कुछ प्लान बना रही, कुछ मंसूबा बना रही है, वो टैंकर नहीं लेकर आ रही जहाज के करीब, तो फौरन हाईजैकर दोबारा फिर से सर पर बंदूक रखता है और कहता है कि आप अब हर हाल में हवाई जहाज का रुख लाहौर की जानिब मोड़े। इसके बाद नाज़रीन, जहाज दोबारा फिर उड़ान भरता है। अब जहाज जैसे ही लाहौर की जानिब गामजन होता है तो जहाज के अमले के लोग पाकिस्तानी एयरपोर्ट से राब्ता करते हैं और कहते हैं कि हमें लैंड करने की इजाजत दी जाए। अब पाकिस्तानी एयरपोर्ट के लोग ये फैसला करते हैं कि हमने जहाज को लैंड नहीं करने देना। एयरपोर्ट की बाकायदा तौर पे लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और इसके बाद नाज़रीन, जहाज को पाकिस्तान के अंदर लैंड करने की इजाजत नहीं होती। नाज़रीन, आप सब लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि इंडियन पाकिस्तान के इतने दुश्मन हैं, पाकिस्तान ने क्यों इजाजत नहीं दी? तो नाज़रीन, ये कहानी बहुत ही कमाल की है। आज हम तारीख के उन औराक को पढ़ते हैं कि 30 जनवरी 1971 को 2 नौजवान लोगों ने इंडियन एयरलाइंस को नकली बंदूक के जरिए हाईजैक कर लिया
اور اس کے بعد جہاز کو پاکستان لایا گیا اور مطالبہ یہ کیا گیا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ہم انڈین لوگوں کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ذوالفقار علی بھٹو بھی باقاعدہ طور پہ ان دو نوجوانوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک نیگوشیشن کرتے ہیں کہ آپ انڈین لوگوں کو واپس بھیج دیں۔ اب باقاعدہ طور پہ پاکستانی حکومت یہ ڈیل کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈین لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ جب انڈین لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا اور مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ان دو نوجوانوں نے باقاعدہ طور پہ انڈین ایئر لائنز کے جہاز کو آگ لگا دی۔ اور اس کے بعد ناظرین پاکستان کے اندر یہ دو نوجوان ایک قومی لیڈر بن کر ابھرے۔ ہر شخص نے ان کو پروٹوکول دیا، عزت دی۔ ناظرین پاکستانی قوم کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ جو دو نوجوانوں نے جہاز کو آگ تو لگا دی ہے، اس کے بعد پاکستانی قوم کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین پاکستان کے دو ٹکڑے اسی بات پر ہو جاتے ہیں۔ اس کی ناظرین ہم آپ کو ریزن بتاتے ہیں۔ ناظرین انڈین حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آج کے بعد اس کے ملک میں پاکستان کی فضا کو بند کر دیا جائے گا۔ ناظرین ہم آپ کو میپ کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کس طرح آپس میں ملتے ہیں۔ جب انڈین نے پاکستان کی فضا کو بند کر دیا تو پاکستان کے پاس آپشن ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا جہاز دوبارہ فوراً بنگلہ دیش پر آ جائے۔ ناظرین اس کے ریزن کیا ہے؟ جب جنگ ہوئی تھی تو انڈین نے پاکستان کی فضائی حدود بند کر دی تھی اور پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے بنگلہ دیش فوراً جہاز کے ذریعے پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد یہی ایک مین وجہ تھی کہ پاکستان آرمی جو ہے واپس بنگلہ دیش نہیں جا پائی اور انڈین فوج سے جنگ ہار گئی۔ اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، مشرقی پاکستان جو بنگال تھا اور ایک پاکستان، ایک الگ ریاست، الگ اسٹیٹ، الگ ملک بن گئی۔ اب ناظرین 20 منٹ کے بعد دوبارہ پھر پاکستانی ایئرپورٹس باقاعدہ طور پہ ان جہاز سے رابطہ کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ لینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین باقاعدہ طور پہ جہاز میں ایندھن بھرا گیا اور جہاز نے دوبارہ پھر اڑان بھری۔ اب ناظرین ایک وقت آتا ہے کہ 5 ہائی جیکر ہوتے ہیں اور ٹوٹل 178 مسافر ہوتے ہیں۔ اب ناظرین 178 مسافر اب ہائی جیکر کی بات نہیں مانتے۔ ہائی جیکر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے ایک شخص کو چاقو سے وار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اب کوئی بھی شخص بولا تو اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا۔ اس کے بعد تمام لوگ محصور بن گئے، یرغمالی بن کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ناظرین فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ان جہاز کو اب افغانستان بھیجا جائے گا، لیکن پائلٹ یہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان نہیں جا سکتے کیونکہ افغانستان کا لاہور سے بہت لمبا ڈسٹینس ہے اور ایندھن پھر ختم ہو جائے گا۔ تو اب فیصلہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ جہاز کو دبئی ایئرپورٹ پر اتارا جاتا ہے۔ اب جب دبئی ایئرپورٹ پر اتارا جاتا ہے تو انڈین حکومت دبئی کی گورنمنٹ سے کہتی ہے کہ آپ ہمیں حملہ کرنے کی اجازت دیں۔ تو دبئی حکومت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے شہر پر انڈین ایئر لائنز جہاز لینڈ ہوا تھا تب آپ نے حملہ کیوں نہیں کیا، اب ہمارے ملک پہ آپ حملہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین باقاعدہ طور پہ 27 لوگوں کو اس وقت چھوڑ دیا گیا، جن میں سے بچے، خواتین اور جس شخص کو چاقو مارا گیا تھا اس شخص کو بھی چھوڑ دیا گیا کہ آپ اب یہاں پر رہا ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جہاز دبئی شہر سے اڑان بھرتا ہے اور اس کے بعد افغانستان کے شہر قندھار میں جہاز لینڈ کرتا ہے۔ اب جب جہاز افغانستان کے شہر قندھار میں لینڈ کرتا ہے تو طالبان باقاعدہ طور پہ تمام مسافروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان کا وقت تھا، باقاعدہ طور پہ کھانے دیے گئے، باقاعدہ طور پہ ہر ضروریات پوری کی گئی۔ ناظرین افغانستان میں طالبان کی حکومت ہوتی ہے اور طالبان کی آئیڈیالوجی اور فلسفی بہت کمال کی تھی۔ طالبان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ الحاق کریں گے کہ آپ جو ہے کچھ ایسا لاہ عمل طے کریں کہ ان مسافروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ڈیلنگ کس طریقے سے ہوگی۔ باقاعدہ طور پہ طالبان ثالثی کی پیشکش کرتے ہیں۔ اب ناظرین ہائی جیکر مطالبات رکھتے ہیں انڈین حکومت کے سامنے، ہمیں $200 ملین چاہیے اور اس کے بعد 35 لوگوں کے ساتھ مولانا مسعود اظہر چاہیے۔ اب جب یہ بات انڈین حکومت کو پتہ چلتی ہے کہ مولانا مسعود اظہر کا نام لیا گیا تو فوراً انڈین حکومت کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ISI کی سازش ہے، یہ پاکستان کی سازش ہے، کیونکہ مولانا مسعود اظہر تو پاکستانی ہے۔ اس شخص کو رہا کروانے کے لیے باقاعدہ طور پہ ہائی جیک کیا گیا۔ ناظرین آپ کو آج تھوڑی سی کہانی بتاتے ہیں مولانا مسعود اظہر کے متعلق۔ یہ مولانا مسعود اظہر ہے کون اور اس مولانا نے انڈین کی ناک میں ایسا دم دیا کہ آج تک انڈین لوگ، انڈین حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، لیکن چین ہمیشہ سے ساتھ دیتا ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے مولانا مسعود اظہر کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین مسعود اظہر 1968 میں بہاولپور شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کا باقاعدہ طور پہ گھرانہ مذہبی تھا۔ یہ مدرسہ جامعہ بنوریا سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں پہ استاد بھی مقرر ہوتے ہیں۔
मौलाना मसूद अजहर बाकायदा तौर पे इतने आलिम दीन होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी बाकायदा तौर पे खुतबात देते हैं और दीनी तालीम हासिल करने के लोगों को बाकायदा तौर पे अपने मदरसे में बुलाते हैं और कहते हैं कि आप यहां से तालीम हासिल करें। बहुत ज्यादा नौजवान मौलाना की कदर करते हैं। अब मौलाना बाकायदा तौर पे फैसला करते हैं कि हमें किसी तरीके से जहाद को प्रमोट किया जाए। और नाज़रीन, जहाद 1980 के दौर में जब सोवियत यूनियन ने मिलकर बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान पे हमला कर दिया था, तो पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पे इन तालिबानी जहाद को प्रोड्यूस किया। मौलाना मसूद अजहर भी वही फिलॉसफी, वही आइडियोलॉजी रखते थे। नाज़रीन, मौलाना फैसला करते हैं कि बाकायदा तौर पे जहाद की तरकीब दी जाए, जहाद पे दीनी किताबें भी लिखी जाएं। हजारों किताबें लिखी गई। ये बाकायदा तौर पे मुसलमानों को आगाही दी गई और बाकायदा तौर पे बार बार ये बताया गया कुरान पाक में कितनी बार जहाद का हुक्म दिया गया। लेकिन नाज़रीन, 1988 के अंदर बाकायदा तौर पे मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान चले जाते हैं जहाद के लिए। नाज़रीन, 1990 के अंदर सहाफत में हिस्सा ले लेते हैं और इसके बाद बाकायदा तौर पे अखबार में जहाद के ऊपर लबकुशाई भी करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं जहाद के लिए। अब मौलाना मसूद अजहर एक फैसला करते हैं कि मुझे जहाद की बाकायदा तौर पे तंजीम बनानी चाहिए। हरकतुल इंसार एक ऐसी तंजीम होती है जिसमें मौलाना इन तंजीम के सेक्रेटरी बनते हैं और बाकायदा तौर पे मौलाना बहुत ज्यादा मुल्कों में दौरे करते हैं, जिनमें अबू धाबी, सऊदीया, मंगोलिया, यूके, अल्बानिया, ये तमाम ममालिक में सफर करते हैं और बाकायदा तौर पे मुसलमानों को जहाद की तरगीब देते हैं। इसके बाद नाज़रीन, किस्मत ऐसी हुई मौलाना कश्मीर चले जाते हैं। जब नाज़रीन मौलाना कश्मीर जाते हैं तो साजिद अफगानी से मुलाकात करते हैं। साजिद अफगानी मौलाना को जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है तो साजिद अफगानी मौलाना को कहते हैं कि आप रक्शे में बैठे। हम रक्शे में सफर करते हैं। जब रक्शे में बैठते हैं तो बाकायदा तौर पर आगे आर्मी की चेक पोस्ट मिलती है। जब आर्मी चेक पोस्ट मिलती है, आर्मी तफ्तीश करती है, तो उनको शक होता है कि इनको इन एरिया का नहीं पता, इन इलाके का नहीं पता, तो आर्मी के लोग मौलाना को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में जब तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि मौलाना मसूद अजहर वो कौन शख्स है जिनको आर्मी के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और बाकायदा तौर पे एक ये बात बताई गई कि कितने बड़े दहशतगर्दों पकड़ लिया। नाज़रीन, दहशतगर्द की डेफिनेशन बड़ी अजीब है हर मुल्क के, हर कौम के लोगों के मुतालिक। मुसलमान कभी भी दहशतगर्द नहीं बोलता, मुसलमान जहादी तंजीमें, जहाद को प्रमोट करता है, जहाद भी लोग बोलता है। और इंटरनेशनल लोग क्या कहते हैं कि ये जहाद नहीं, ये दहशतगर्दी है। अगर यही लोग, इंटरनेशनल लोग जब हमला करते हैं तो तब दहशतगर्द नहीं होता, तब ये कहते हैं कि हम भी जहाद करें। यानी ये दहशतगर्द की डेफिनेशन हर मुल्क की एक अलग डेफिनेशन है। इसके बाद नाज़रीन 6 साल मौलाना कैद में रहते हैं और जब हरकतुल इंसार की तंजीम के जनरल सेक्रेटरी बने थे, यही 5 लोग थे जिन्होंने जहाज को हाईजैक किया और मौलाना मसूद अजहर को रिहाई दिलवाई। लेकिन नाज़रीन, जब मौलाना को रिहाई दिलवाई तो उसके बाद मौलाना ने वो काम सर अंजाम दिए कि इंडियन आर्मी के लोग, इंडियन फौज, इंडियन लोग, इंडियन हुकूमत कान पे हाथ रख के तौबा मांगते कि हमने इस शख्स को कभी भी रिहा नहीं करना था। आज रिहाई के बाद मौलाना मसूद अजहर ने सबसे पहले इंडियन आर्मी के कैंप में घुसकर खुदकुश हमला किया और बहुत ज्यादा लोगों को हलाक किया। इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट में हमला किया और इसके बाद नाज़रीन पठानकोट और फिर पुलवामा का वाकया, ये सारे मामले एक ही शख्स ने कैसे किया? तो नाज़रीन, इस तंजीम का नाम है जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद एक ऐसी तंजीम है जो बाकायदा तौर पे ये कहती है कि आप लोग कश्मीर पे जुल्म करते हैं, अगर आप कश्मीर पे जुल्म नहीं करेंगे, कश्मीर का जो फैसला, जो बाकायदा तौर पे करारदाद मंजूर हुई थी कि कश्मीरी लोग अपने खुद आज़ादी, खुद मुख्तियार रियासत खुद बना सकते हैं, तो इंडियन लोग क्यों कब्जा किया हुआ है? यही एक वजह है नाज़रीन जो मौलाना मसूद अजहर आज भी इंडिया के खिलाफ है। सिर्फ एक मेन रीजन यही है कि अगर कश्मीरी अवाम पे जुल्म होता रहेगा तो हम ऐसे ही जहादी तंजीम बन के, जहादी लोग बन के आप पर हमले करते रहेंगे। तो बोले नाज़रीन, आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आएगा। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं मौलाना मसूद अजहर के मुतालिक, क्या मौलाना ने अच्छा काम सर अंजाम दिया या बुरा काम दिया, तो राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।